हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर हम आज जॉन ड्राइडन की पोएम करेंगे शेडवेल और मैक फ्लैकनो। जैसे कि आपको पता है, हम हर पोएम को लाइन टू लाइन और डिटेल समरी दोनों में प्रेजेंट करते हैं। तो अब हम आज हमारी पोएम जो स्टार्ट करेंगे वो है जॉन ड्राइडन की शेडवेल। चलिए, अब हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट जो हमारी इस पोएम शेडवेल के पोएट हैं जॉन ड्राइडन, जिनका जन्म 19 अगस्त 1631 नॉर्थहैम्प्टनशायर इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 मई 1700 एट द एज ऑफ 68 लंदन इंग्लैंड में हुई थी। जॉन ड्राइडन इंग्लैंड के फेमस इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर और प्ले राइटर थे। जॉन ड्राइडन को 1668 के अंदर इंग्लैंड का सबसे पहला पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया। जॉन ड्राइडन का जो फेमस बिलवड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका नाम ट्रिनिटी कॉलेज था, जो कि कैम्ब्रिज में है। जॉन ड्राइडन 1659 से 1700 यानी कि रेस्टोरेशन एरा से बिलोंग करते हैं और इनके टाइम पे क्लासिसिज्म लिटरेरी मूवमेंट चला था। जॉन ड्राइडन ने सटायर, फेबल, प्लेराइट, पोइट्री, ऐसे, लिब्रेटो और ट्रांसलेशन जैसे जॉनराज में काम किया। इनकी वाइफ का नाम लेडी एलिजाबेथ हॉवर्ड था और इनकी शादी 1663 में हुई थी। मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट पॉपुलराइज दिस राइमिंग फॉर्म। जॉन ड्राइडन ने मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट इस राइमिंग फॉर्म को पॉपुलर किया था। ये एक 2 लाइन की फॉर्म होती है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ये पोइट्री और ड्रामा दोनों में यूज होती है। सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर द 18th सेंचुरी, और इस तरीके से उन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया पोइट्री और ड्रामा के लिए। लिटरेरी क्रिटिक established English literary criticism as a serious field with of dramatic poesy. जॉन ड्राइडन ने उनके क्रिटिकल वर्क ऑफ ड्रामेटिक पोइजी से इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक सीरियस फील्ड के तौर पर स्टैब्लिश किया। साथ ही में उन्होंने अपने वर्क ऑफ ड्रामेटिक पोइजी के अंदर लैंग्वेज, विट एंड इंडिपेंडेंट लिटरेरी एनालिसिस पर जोर दिया। Versatile writer, excelled in drama, adapting Shakespeare in All for Love, political satire, Mac Flecknoe, religious poetry, religio lesi and translation। ये एक versatile writer थे। इनका ड्रामा में भी एक्सेल था। इन्होंने शेक्सपियर के सभी ऑल फॉर लव वाले जो ड्रामाज हैं उन पे भी वर्क किया। इन्होंने बहुत फेमस पॉलिटिकल सटायर भी लिखा, मैक फ्लैकनो। इन्होंने रिलीजियस पोइट्री भी लिखी, रिलीजियो लेसी करके, और ट्रांसलेशन भी किए। जो जॉन ड्राइडन थे ये रेस्टोरेशन एज की आवाज बने। इनकी वर्क्स के अंदर हमें उस एरा का पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जो पॉपिश प्लॉट था या जो मोनार्की था वो हमें रिफ्लेक्ट होता है, और उन्होंने उस समय की पॉलिटिकल और रिलीजियस वर्क को शेप किया। इन्फ्लुएंस 18th सेंचुरी, इनके जॉन ड्राइडन की स्टाइल और क्रिटिकल थ्योरीज मेन उस समय 18th सेंचुरी के अंदर डोमिनेटिंग फीचर बनी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और ये कई डिकेड्स तक बनी रही। इम्पैक्टिंग राइटर्स लाइक पोप एंड जॉनसन, और इनके वर्क्स का पोप और जॉनसन जैसे राइटर्स पे गहरा प्रभाव पड़ा। एलिवेटेड इंग्लिश लैंग्वेज, एडवोकेट फॉर रिफाइनिंग इंग्लिश, प्रमोटिंग अ क्लियर मोर रैशनल प्रोज स्टाइल। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को रिफाइन करने के लिए एडवोकेट किया इन्होंने, और क्लियरली उसको प्रमोट किया, और बहुत रैशनल तरीके से इन्होंने प्रोज स्टाइल को भी प्रेजेंट किया। जॉन ड्राइडन के मेजर वर्क्स में अगर हम उनके प्ले और पोइट्री देखते हैं तो वो इस प्रकार है। जॉन ड्राइडन के फेमस प्ले द वाइल्ड गैलेंट, ये एक कॉमेडी है। द इंडियन क्वीन अ ट्रेजेडी विथ रॉबर्ट हॉवर्ड, द टेम्पटेस्ट और द इंचेंटेड आइलैंड, मैरिज अ ला मूड, ये भी कॉमेडी है। ओपिडियस, ये एक ट्रेजेडी है। द मिस्टेकन हस्बैंड, अ कॉमेडी। तो इस तरीके से हमने देखा इन्होंने कॉमेडी और ट्रेजेडी वाले प्ले लिखे। इनकी फेमस पोइट्रीज में देखें तो एस्ट्रिया रिडक्स जो कि 1660 में लिखी, एनएस मिराबिल्स जो कि 1667 में लिखी, एब्सलर एगेटिफल जो कि 1681 में लिखी, ये इनकी सबसे फेमस हुई थी। मैक फ्लेक्नो 1682 के अंदर, रेलिजियो लेसी 1682 के अंदर, द हिंद एंड द पैंथर 1687 के अंदर, अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे 1687, अलेक्जेंडर्स फेस्ट 1697। ये इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं। साथ ही इनके ओपेराज के अंदर
The State of Innocence and Fall of Men, an opera in 1674, Albion and Albinus, an opera 1685 and 1685, King Arthur और The British Worthy, a dramatic opera 1691 फेमस थे। ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी 1668 ये इनका क्रिटिकल वर्क था जो बहुत ही फेमस हुआ था। ट्रांसलेशन के अंदर फेबल्स एंशियंट एंड मॉडर्न 1700 इंक्लूडिंग पालामॉन एंड आर्टसाइट, ये इनके फेमस ट्रांसलेशंस हैं। चलिए अब हम पोएम को समझने से पहले उसके बारे में जो पोएम के फैक्ट्स हैं वो भी समझ लेते हैं। मैग फ्लैक्नो, an extended verse satire by John Dryden, written in the mid-1670s and published anonymously and apparently without Dryden's authority in 1682। ये पोएम जो है एक एक्सटेंडेड वर्स सटायर है, ये इसने सटायर किया है थॉमस शेडवेल के ऊपर। ये पोएम 1670s में लिखी गई थी, लेकिन ड्राइडन की बिना अथॉरिटी के ये 1682 के अंदर पब्लिश की जा चुकी थी। इट इज अ मॉक हेरोइक सटायर टारगेटिंग थॉमस शेडवेल। ये एक मॉक हीरोइक सटायर है, क्योंकि इसके अंदर जो इसमें थॉमस शेडवेल है उसको रूलर या किंग से भी कंपेयर किया है, और उसका इस पोएम में डलनेस को लेके उसने मजाक भी बनाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से उसने डायरेक्टली टारगेट किया है थॉमस शेडवेल को। A rival playwright, थॉमस शेडवेल जॉन ड्राइडन का एक राइवल प्लेराइट है। क्राउनिंग हिम एम्परर ऑफ नॉनसेंस फॉर हिज डल एंड अनओरिजिनल प्लेज। यहाँ पे ड्राइडन ने थॉमस शेडवेल को नॉनसेंस का राजा बोला है उसकी डल और अनओरिजिनल प्लेज के लिए। अब हम ये देखते हैं मॉक हेरोइक सटायर होता क्या है। इट यूजेस द एलिवेटेड स्टाइल ऑफ एपिक पोएट्री। इसके अंदर एपिक पोएट्री की एक उन्नत स्टाइल को यूज किया जाता है, जैसे कि एनिड के अंदर वर्जिल ने की थी। टू डिस्क्राइब अ ट्रिवियल सब्जेक्ट क्रिएटिंग ह्यूमर थ्रू कॉन्ट्रास्ट। इसके अंदर एक छोटे से सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे शेडवेल की डलनेस जो एक बहुत ही मामूली सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट छोटा सा लिया जाता है जिसके अंदर ह्यूमर के थ्रू और कॉन्ट्रास्ट के थ्रू इसको बताया जाता है। Target Thomas Shadwell. Shadwell, another restaurant playwright, is portrayed as the ultimate failure in wit and dramatic art. इस पोएम के अंदर जॉन ड्राइडन ने थॉमस शेडवेल को टारगेट किया है। अब यहाँ पे जो शेडवेल है वो एक दूसरा मतलब उसी की एज का उसी का कंटेम्प्रेरी रेस्टोरेशन प्लेराइट है, जिसने जो कि अपने विट और ड्रामेटिक आर्ट के अंदर फेलियर रहा है। The basis of the satire, which represents Shadwell as a literary dance, and is the disagreement between him and Dryden over the quality of John Benson's wit. अब यहाँ पे थॉमस शेडवेल और ड्राइडन के बीच में बेन जॉनसन के विट को लेकर हमेशा ही डिसएग्रीमेंट रहा है, और इसी बेसिस पे जो ड्राइडन है उसने सटायर किया है शेडवेल के ऊपर। This comic lampoon was both the first English mock heroic poem and the immediate ancestor of Alexander's the Dunciad। अब ये जो एक कॉमिक पोएम है, मतलब कॉमिक सटायर है जो कि जॉन राइडन ने किया, ये एक मॉक हीरोइक पोएम भी है इंग्लिश के अंदर, जो और यही पोएम जो है अलेक्जेंडर की पोएम द डंसियार्ड का बेस भी है। द एम्परर ऑफ नॉनसेंस, ड्राइडन डिक्लेयर शेडवेल द हेयर ऑफ द रिचर्ड फ्लैक्नो एंड इवन लेसर पोएट। अब ये जो पोएम है इसके अंदर जो जॉन ड्राइडन है उसने एम्परर ऑफ नॉनसेंस शेडवेल को कहा है, उसने डिक्लेयर किया है कि रिचर्ड फ्लैगनर जो है वो नॉनसेंस का किंग है, क्योंकि वो एक बहुत ही मामूली सा अनविटी पोएट है। मेकिंग हिम रूलर ऑफ अ किंगडम ऑफ डलनेस, और उसने उसको डलनेस के किंगडम का रूलर भी बताया है। ही अटैक शेडवेल्स वर्ब पोज, और यहाँ पे ड्राइडन ने शेडवेल की वर्ब पोज यानी कि जो शेडवेल है वो एक बात को बताने के लिए कई सारे शब्दों का उपयोग कर लेता है, वो भी उसने सटाया, उसके ऊपर भी अटैक किया है। हैवी प्लॉट कॉमेडीज, जो कॉमेडीज के प्लॉट होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं। लैक ऑफ ट्रू जीनियस, जो शेडवेल के जो वर्क होते हैं उनके अंदर ट्रू जीनियस की कमी पाई जाती है। एंड इन्फ्लेटेड सेल्फ इम्पोर्टेंस, और इसी वजह से जो शेडवेल है वो कभी भी अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंटली इन्फ्लेटेड नहीं किया गया है। इन सारी बातों पर जॉन ड्राइडन ने शेडवेल के ऊपर अटैक किया है। स्क्रीन पे पोएम का टेक्स्ट आप देख सकते हैं। पोएम क्योंकि थोड़ी लेंदी है तो इसका टेक्स्ट आप चाहें तो लिख लें या प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि बिना टेक्स्ट के तो पोएम को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ये 2-3 स्लाइड्स के अंदर पूरी पोएम का टेक्स्ट है, तो आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेके या डायरेक्टली वैसे ही साइड पे से इसका प्रिंट निकलवा लें।
हर पोएम में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। इस पोएम के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हमें लगे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे पॉन्डरिंग, लूसियड, स्पाइनली, टोटोलॉजी, द ग्रेट, वाबलिंग, बाज, एरियन, अनॉइंटेड, ऑर्डेन, ल्यूड, पंक्स, बस्किन, स्कॉर्च, सेप्ट्रे, ऑब्लिवियन, परलियन, ठीक है, एटसेट्रा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे। आप उनको प्लीज नोट करें और उनके वर्ड मीनिंग निकाल के रखें या निकाल लें या साथ में लिखते जाएं, ताकि आपको जब पोएम को रिवाइज करें या समझें तो डिफिकल्टी ना हो। चलिए, पोएम का टेक्स्ट ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने दिया हुआ है। अब वहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन नंबर 1 to 28 को हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन या स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करें, आप एक बेसिक समझिए। इस पोएट के अंदर जॉन ड्रैडन ने खुद के अलावा 3 और मेजर कैरेक्टर्स को कंपाइल किया है। सबसे पहले है रिचर्ड फ्लैक्नो, जो कि एक उन्हीं की रेस्टोरेशन एज के डल और बहुत ही अनओरिजिनल प्ले राइटर थे, जिन्होंने कुछ भी ओरिजिनल नहीं लिखा था। वो अपनी इसी क्वालिटीज के लिए जाने जाते थे। फिर उन्हीं के कंटेम्प्रेरी एक और थे, थॉमस शेडवेल, जिनसे उनका बेन जॉनसन के विट को लेके हमेशा डिसएग्रीमेंट रहता था। तो उन पे कमेंट करने के लिए, सटायर करने के लिए थॉमस शेडवेल वो भी अपनी अनओरिजिनल और डलनेस वर्क को करते थे। तो उन्होंने उसे रिचर्ड फ्लैक्नो से कंपेयर करते हुए उनका उत्तराधिकारी बताने के लिए यहाँ पे उस पे सटायरिकली अटैक किया है। यहाँ पे अब जब जो थॉमस शेडवेल है वो क्योंकि यंग पोएट है, तो उनकी यंग एज को उन्होंने कंपेयर करने के लिए रोमन एम्परर अगस्टस से उसका कंपेयर किया। तो हमें स्टार्टिंग के अंदर अगस्टस का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है और उन्होंने खुद को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से इस पोएम को हमें समझाया है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आया कि ये पोएम जो है जॉन ड्रैडन ने लिखी है, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखी है। उन्होंने उन्हीं के कंटेम्प्रेरी एक जो फेमस पोएट है, नॉन फेमस सॉरी पोएट है, जो कि अपने डलनेस के लिए और अनओरिजिनल प्ले के लिए, अपने प्लेज के लिए फेमस है, जिनका नाम रिचर्ड फ्लैक्नो है। उनको लिया, उनको एज अ कंपेयर करने के लिए लिया है। और फिर उन्होंने सटायर किया है थॉमस शेडवेल के ऊपर, जो कि एक ट्रू प्रोटेस्टेंट थे और लेकिन अपनी वो भी बहुत डल थे और कुछ भी ओरिजिनल नहीं लिखते थे, इसलिए एक उन्होंने थॉमस शेडवेल को लिया है। और थॉमस शेडवेल की यंग एज को बताने के लिए उन्होंने एम्परर किंग ऑगस्टस का भी थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आया। अब हम इसके आगे लाइन टू लाइन चलते हैं। लाइंस आपने पहले पढ़ी ली होगी। द पोएम इज नरेटेड बाय द पोएट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। ये जो पोएम है पोएट जॉन ड्रैडन के द्वारा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में बताई गई है। इज प्रेजेंटेड एज अ सटायर ऑन द ट्रू प्रोटेस्टेंट थॉमस शेडवेल। ये पोएम जो है एक सटारिकल वे में लिखी गई है थॉमस शेडवेल के ऊपर। द पोएट इंट्रोड्यूस फ्लैक्नो, यहाँ पे पोएट ने हमारे को फ्लैक्नो का भी इंट्रोडक्शन दिया है। रिचर्ड फ्लैक्नो, जो मैं भी बता चुकी हूँ, जिन्होंने डल पोएम्स लिखी थी और अनओरिजिनल प्ले राइट थे। Who likes the Roman Emperor Augustus, who was called to rule at a young age। अब पहले आप ये देखिए, रोमन जो यहाँ पे अगस्टस का जो डिस्क्रिप्शन है, अगस्टस was the first Roman emperor whose reign lasted from 27 BC to the 14 AD। ठीक है, तो उन्होंने जो रिचर्ड फ्लैक्नो है उनको कंपेयर किया है रोमन एम्परर अगस्टस से। उनकी कि जिस तरीके से अगस्टस ने अपनी यंग एज के अंदर रोम पे रूल किया था, उसी तरीके से डलनेस के किंगडम के ऊपर रिचर्ड फ्लैक्नो ने बहुत ही यंग एज के अंदर रूल किया। He now reign over a peaceful kingdom of nonsense। अब जो रिचर्ड फ्लैक्नो है वो बहुत ही पीसफुली तरीके से नॉनसेंस के किंगडम पे राज कर रहे थे। बट इज ग्रोइंग ओल्ड। अब रिचर्ड फ्लैक्नो ओल्ड हो रहे हैं, यानी कि बूढ़े होते जा रहे हैं। एंड डिसाइड दैट फेट डिक्टेट्स ही मस्ट relinquish द अफेयर्स ऑफ स्टेट। और जैसे जैसे वह बूढ़े होते जा रहे हैं, उन्होंने एक फैसला किया कि फेट के हिसाब से, या मतलब वही डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, अब उन्हें राज्य के मामलों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि उन्हें अपना कोई उत्तराधिकारी ढूंढ लेना चाहिए। फ्लैक्नो पॉन्डर्स which of his sons will succeed him in his perpetual war against wit। अब यहाँ पे जो रिचर्ड फ्लैक्नो है वो सोचते हैं कि बुद्धि के विरुद्ध उनके निरंतर युद्ध में कौन सा उत्तराधिकारी बनेगा। यानी कि उनके जो और भी ऐसे कई सारे राइटर्स हैं जो कि डल और नीरस पोएम्स लिखते हैं, उन सभी को रिचर्ड फ्लैक्नो का सन कहा गया है। उनमें से कौन सा ऐसा पोएट है जो उनका उत्तराधिकारी बन सकता है।
इट विल बी द वन हु मोस्ट रिजेंबल हिम। अब इसमें से वही होगा जो सबसे ज्यादा उनसे मिलता जुलता होगा। अब सबसे ज्यादा रिचर्ड फ्लैगनो से कौन मिलता जुलता है? वो है थॉमस शेडवेल, who despite his youth is mature in his folly, जो कि अभी बहुत यूथ है, बहुत यंग है, लेकिन फॉली के अंदर, मूर्खता के अंदर पूरी तरीके से परिपक्व हो गए हैं, पूरी तरीके से मिच्योर हो गए। ही इज कन्फर्म्ड इन अटरली स्टूपिडिटी, और वो पूरी तरीके से मूर्खता में डूबे हुए हैं। यानी जो स्टूपिडिटी है, या जो अनओरिजिनल प्ले राइटिंग है, या जो डलनेस है, नीरस, उबाऊ, कुछ भी कहिए, इसके अंदर थॉमस शेडवेल एकदम मिच्योर हो चुके हैं। एंड वाइल सम ऑफ हिज ब्रदर्स ओकेजनली ग्रास्प मीनिंग, और उनके जो समकालीन अदर पोएट्स हैं जिन्हें उनका ब्रदर्स कहा गया है, वो फिर भी कभी कभी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंसी की बात कर लेते हैं, या थोड़ा बहुत कभी कभी अर्थ को समझ लेते हैं। He never understands anything, लेकिन थॉमस शेडवेल कभी भी कुछ भी नहीं समझते, यानी कि वो कभी भी थोड़ी सी भी समझदारी की बात नहीं करते। अदर आर illuminated by rays of wit, जो दूसरे उनके साथी हैं, वो कभी कभी, यदा कभी, है ना, मतलब वंस इन अ वाइल, बुद्धि की किरण से प्रकाशित होते हैं। मतलब उनके अंदर कभी कभी तो इंटेलिजेंसी भी ना सही, तो कभी कभी तो समझदारी की बात कर लेते हैं। बट शेडवेल ट्रू माइट एडमिट्स नो रे, लेकिन शेडवेल जो है, वो घोर अंधकार में उन तक कोई भी किरण नहीं पहुंचती। मतलब वो इतने ज्यादा मूर्ख हैं कि उन तक कोई भी रे ऑफ होप या रे ऑफ इंटेलिजेंसी नहीं पहुंचती। His fog obscured the day, and his elaborated theoretical clothes are as thoughtless as those careless emperor oak tree that solemnly rule the field. अब उनकी जो धुंध है, यानी उनकी उसका धुंध जो है, जिस तरीके से धुंध यानी कि जो फॉग है वो दिन को ढक लेता है, उसी तरीके से वो इतने ज्यादा स्टूपिड है कि उनकी इंटेलिजेंसी पूरी तरीके से उस स्टूपिडिटी के नीचे ढक चुकी है। और उनके इस बहुत ही वाइड स्प्रेड और ये जो ड्रामेटिक जो वस्त्र हैं, उतने ही थॉटलेस है जितने कि एक जो ओक ट्री होता है, वो बहुत ही बड़े मैदान के अंदर एकदम गंभीरता से राज करता है, एक सम्राट की तरह। उसी तरीके से इनके जो थॉटलेस या जो इनके मूर्ख विचार हैं, वो इस नॉनसेंस के शासन के ऊपर राज करते हैं। चलिए, अब हम आगे की लाइनों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेवुड एंड शेरली वर बट टाइप्स ऑफ दी से लेकर दैट फॉर अनॉइंटेड डलनेस ही वॉज मेड तक, लाइन नंबर 29 टू से लेकर 63 तक की लाइन्स को अब हम देखते हैं। द प्राउड फादर कंसिडर्ड शेडवेल द लास्ट ग्रेट प्रोफेट ऑफ टोटोलॉजी, नॉट अनलाइक हेवुड एंड शेरली बिफोर हिम। यहाँ पे पोएट ये कह रहा है, यहाँ पे जो प्राउड फादर आया है, रिचर्ड फ्लैगनो के लिए आया है, कि जो एक प्राउड फादर है वो टॉटोलॉजी, यानी कि किसी चीज को बार बार रिपीट करना, मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ पोएम, ठीक है, उनका जो रिपीटेशन का मतलब रिपीटेशन या टोटोलॉजी का जो लास्ट ग्रेट प्रॉफिट है, वो उन्होंने शेडवेल को कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनसे पहले जो हेवुड और शर्ली है, मतलब जो शेडवेल है, वो हेवुड और शर्ली से अलग नहीं है। अब यहाँ पे जो ड्राइटन ने हमें थॉमस हेवुड और जेम्स शर्ली का रेफरेंस दिया है, ये दोनों प्रोलॉफिक इंग्लिश रेनेसा पीरियड के प्ले राइटर थे, जो कि अपनी एलिगेंट लैंग्वेज, मॉरल थीम्स और इंट्रिकेट प्लॉट्स के लिए जाने जाते हैं। बट लेकिन शायद ड्राइटन को इनका वर्क बहुत पसंद नहीं था, तो जिस तरीके से उन्होंने शेडवेल को डल पोएट बताया है, तो उन्होंने हेवुड और शर्ली के वर्क को भी डल बताते हुए यहाँ कंपेयर किया है। As for Flecknoe, he believes he was merely a fool who paved the way for Shadwell. यहाँ पे रिचर्ड फ्लैक्नो के हिसाब से ये दोनों थॉमस हेवुड एंड जेम्स शर्ली सिर्फ एक फूल थे जिन्होंने शेडवेल के लिए एक रास्ता तैयार किया है। यानी कि जो हेवुड और शर्ली ने जो काम किया है, जो वर्क्स थे उनके, वो भी उन्होंने ड्राइडन ने उनको डल वर्क में ही कंसिडर किया है, ताकि जब शेडवेल ने डल वर्क लिखे तो यानी कि उनके डल वर्क के लिए इन दोनों ने पहले ही एक रास्ता या एक पेवमेंट तैयार कर दिया था। When he sang to the King John I of Portugal on his lute, he was simply preparing for the day when Shadwell would proudly sail down the Thames in his royal barge, puffed up with his new-found responsibility. यहाँ पे जो वेन ही जो आया, यहाँ पे अगेन रिचर्ड फ्लैगनो के लिए आया, क्योंकि रिचर्ड फ्लैगनो एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे। उन्होंने जब
पहली बार जो किंग जो पोर्टुगल के जो किंग हैं जॉन फर्स्ट के लिए जब म्यूजिक प्ले किया था, तो उन्होंने एक्चुअली अपनी ल्यूट पर जो गीत गाया था वो उन्होंने एक्चुअली अपने शेडवेल की उस दिन की तैयारी के लिए तैयार किया था, या उस दिन शेडवेल की उस दिन की तैयारी की थी जब शेडवेल अपनी नई जिम्मेदारियों को ग्रहण करने के लिए अपनी शाही नाव पर टेम्स नदी पर सेलिंग करेंगे। यानी जब शेडवेल अपनी डलनेस के किंगडम को गेन करने के लिए या डलनेस के किंगडम पर बैठने के लिए जब वो शाही यात्रा करेंगे, तो उस दिन जिस तरीके से एक शाही गीत गाया जाता, उन्होंने ल्यूट यहाँ पे वीणा के लिए यूज हुआ है, तो उन्होंने वही गीत किंग जॉन के लिए जो पोर्टुगल के किंग है उनके लिए गाया था। देयर हैड नेवर बीन एनीवन लाइक हिम बिफोर। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि उनका यहाँ पे किसका, शेडवेल जैसा यहाँ पर कोई नहीं था। It was as if a new Aryan was sailing the sea. यहाँ पे पोइट ऐसा कह रहा है, ड्राइडन ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो एक नया एरियन समुद्र के अंदर सेल कर रहा है। The sound of tribbles and brass resound. Tribbles and brass, you know that these are the sound notes. अब जो ये है ऐसा लग रहा है कि ऊंची भारी आवाजें समुद्र के अंदर गूंज रही है। Shadwell's name echoing from Pissing Alley एंड एस्टन हॉल। अभी जो पिसिंग एली और जो एस्टन हॉल है ये रियल प्लेसेस हैं लंदन की, लेकिन ये दोनों प्लेसेस जो है बहुत ही लो क्लास पॉल्यूटेड एरिया और मतलब थोड़ी डलनेस के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो लिटरेरी ग्रेटनेस के लिए नहीं यूज की जाती है। तो यहाँ पे पोएट ने, ड्राइडन ने इन दोनों प्लेसेस को यही बताने के लिए यूज किया है कि शेडवेल की जो डलनेस की जो पोएम है वो इन एरियाज के अंदर बहुत ही इको कर रही है। यानी शेडवेल की जो पोएम्स है वो बहुत ही डल है, बहुत ही मोनोटोनस है, बहुत ही लो क्लास पोएम्स है, तो वो इसी तरह की एरियाज के अंदर इको कर रही है। लिटिल फिश गैदर अराउंड द बोट एज इफ दे वर क्लैमरिंग फॉर मॉर्निंग टोस्ट। अब यहाँ पे क्योंकि जो शेडवेल है उसको अभी सेलिंग करते हुए बताया है कि वो नाव के अंदर है, मतलब वो नाव में यात्रा करता हुआ आएगा तो जो छोटी फिशेज है वो उसकी बोट के चारों तरफ इकट्ठी हो गई हैं, जैसे कि उनको अभी उनका मॉर्निंग का टोस्ट यानी कि मॉर्निंग का नाश्ता मिलने वाला है, तो वो उसके लिए शोर मचा रही है। St. Andrew's feet never moved together like this, nor did Shadwell's own psyche. यहाँ पे फिर हमारे पोएट जॉन राइडर ने कंपेयर किया है सेंट एंड्रयू जो थे वन ऑफ द जीसस फर्स्ट डिसिपल थे, एक फिशरमैन थे। यहाँ पे बोला है कि उनके दोनों फीट कभी भी एक साथ मूव नहीं करते थे। उसी तरीके से जो शेडवेल की साइकी है वो भी कभी सिंक नहीं हुई उनके काम से और उनके आइडिया से। यानी जो शेडवेल की जो प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स रहा है वो हमेशा ही मोनोटोनस रहा है, बहुत ही अनइक्वल और बहुत ही अनमैनेज्ड रहा है। लाइक टोटोलॉजी दे कोलैप्स। जैसे टोटोलॉजी में होता है हम किसी चीज को रिपीट में बार बार बोलते हैं, अगर हम उस चीज से डिफरेंट लाइन जोन में जाते हैं तो वो हम भूल जाते हैं या हम उसको नहीं बोल पाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि टोटोलॉजी के अलावा वो कुछ भी लिखना चाहते थे या बोलना चाहते थे तो उनकी जो पोएम्स थी वो कोलैप्स हो जाती थी, उनका वर्क जो था वो कोलैप्स हो जाता था। The envious Singleton abandons his lute and sword and will never again perform like Valerius. यहाँ पे अगेन एक और कैरेक्टर है सिंगल्टन, ये एक म्यूजिशियन है जिनका पूरा नाम है जॉन सिंगल्टन। आई थिंक ये भी जॉन राइडन इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो यहाँ पे जॉन राइडन इनका भी रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि जो जॉन सिंगल्टन है उन्होंने अपने ल्यूट यानी अपना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो और स्वॉर्ड को उन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने ये कहा था कि वो कभी भी विलेरियस की तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो सिंगलटन थे वो भी शेडवेल की मोनोटोनस डलनेस से ईर्ष्या करते थे या उनसे एनवियस थे, इसीलिए उन्होंने ये छोड़ दिया था। यानी कि उनके यहाँ पे जॉन ड्राइडन ने सिंगलटन के वर्क उनकी जो म्यूजिक क्वालिटी उन्होंने उसको भी डल बताया है। Flecknoe pauses for a moment. He weeps with joy for his son, knowing that Shadwell's play confirmed that he was made for anointed dullness. अब यहाँ पे जो फ्लैक्नो है, रिचर्ड फ्लैक्नो, जो अपने डलनेस के किंगडम के लिए अपना सक्सेसर ढूंढ रहे हैं, वो एक मोमेंट के लिए पॉज करते हैं।
एक पल के लिए मतलब रुक जाते हैं और अपने बेटे जिनको उन्होंने अपना शेडवेल जिसको उन्होंने अपना बेटा मान रहे हैं उनके लिए उसके लिए खुशी से रोने लगते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो शेडवेल के प्ले होते हैं उसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग या कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो डलनेस के लिए ही बने हैं। तो ये कंफर्म हो जाता है कि रिचर्ड फ्लैगनो भी जानते हैं कि जो शेडवेल है, शेडवेल के जो वर्क्स है वो हाईली डल है, हाईली मोनोटोनस है, हाईली रिपीटेटिव है। चलिए अब हम आगे की लाइनें स्टार्ट करते हैं। लाइन क्लोज टू वॉल्स विच फेयर अगस्टा बाइंड से लेकर ओल्ड रेमंड्स फैमिलीज एंड ट्राइब्स ऑफ ब्रूसी तक लेकर, यानी लाइन नंबर 64 से लेकर लाइन नंबर 93 तक। यहाँ पोएट ये कह रहा है, यानी कि जॉन ड्राइडन ये कह रहे हैं, नियर द वॉल ऑफ लंदन विच वॉज वंस कॉल्ड अगस्टा, लंदन के पास एक क्षेत्र जिसे अगस्टा कहा जाता है, वहां की जो दीवारें हैं, देयर यूज टू बी अ टर्ट्रेड एंड द वॉच टावर, वो दीवारें कभी बुर्ज या वॉच टावर के लिए यूज की जाती थी, यानी कि पूरे लंदन पे वहां से नजर रखी जाती थी। बट नाउ इट इज मियरली अ हीप ऑफ रूइन, लेकिन अब ये जो दीवारें हैं मात्र एक खंडर के ढेर के रूप में रह गई है, यानी कि वो दीवारें ढह गई है तो वो एक कहते हैं ना मलबे का ढेर सा लग गया है, तो वो एक खंडर के रूप में हो गई है। ब्रॉथल राइज फ्रॉम द रबल, अब वहां पे कुछ ब्रॉथल्स बन गए क्योंकि रूइन प्लेस है, यानी कि अच्छी जगह तो है नहीं, तो वहां पे ब्रॉथल जैसे चीजें स्टार्ट हो गई है। द मैडम्स ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स होल्ड कोर्ट देयर, अब जो प्रोस्टिट्यूट्स की जो मैडम्स होती है वो वहां पे अपने कोर्ट्स चलाती हैं। A nursery emerges as the birthplace of queens and future heroes, और ये जो नर्सरी है यहाँ पे जो क्वींस होती हैं और जो आगे मतलब फ्यूचर में आने वाले जो हीरोज हैं, ठीक है, उस उनके बर्थ प्लेस के तौर पर इस जगह को कंसीडर किया जाने लगा है। फुलिश एक्टर्स लर्न्स टू लाफ एंड वीप, और जो फुलिश एक्टर्स होते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए व्यूअर्स, द पोएट ड्राइडन इज टॉकिंग अबाउट द फुलिश एक्टर्स, नॉट फॉर द गुड एक्टर्स, ठीक है। इट आर लर्निंग हियर हाउ टू लाफ हाउ टू वीप, यानी कि जो उन्होंने पूरे इस प्लेस का जो डिस्क्रिप्शन दिया है या जो वहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही है वो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो एक नेगेटिव वे में हमें ये बताया कि जो एक अच्छी दीवार या जो वॉच टावर या जो बुर्ज था वो एक मलबे के ढेर में कन्वर्ट हो गया है। अब उस मलबे के ढेर के आसपास ब्रॉथल्स बन गए हैं, प्रोस्टिट्यूट्स वहाँ पे अपने कोर्ट्स रन कर रही है, जो फुलिश एक्टर्स है वो वहाँ से अपनी एक्टिंग सीख रहे हैं, हाउ टू वीप, हाउ टू क्या बोलते हैं ना, लाफ इन ऑल दैट, ठीक है। द ग्रेट फ्लैचर विल नॉट वियर हिज शूज हियर एंड विल जॉनसन वियर हिज स्टॉकिंग्स। यहाँ पे जो अब दो नए लोगों के बारे में हमें ड्राइडन ने इंट्रोड्यूस किया है, एक तो है जॉन फ्लेचर, वो एक बहुत ही प्रोलॉफिक और इंटेलेक्चुअल ड्रामेटिस्ट है, ठीक है, और दूसरे हैं ये विल जॉनसन, ये दोनों ही अच्छे इंटेलिजेंट ड्रामेटिस्ट है। जो हमारे बैन जॉनसन है जिसको जो ड्राइडन है ऑलरेडी विटी मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जॉन फ्लेचर और जो बैन जॉनसन, इन दो का एग्जाम्पल देते हुए हमें जॉन ड्राइडन ने कहा है कि ना ही तो जॉन फ्लेचर यहाँ पे जूते पहनेंगे, ठीक है, मान फ्लेचर वो जूते नहीं पहनेंगे, और ना ही बैन जॉनसन अपने यहाँ पे स्टॉकिंग्स पहनेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने एक और नया हमें इंट्रोड्यूस किया है कैरेक्टर, दैट इज सिकिम। सिकिन इज द स्टॉकिंग कैरेक्टर इन द प्ले, ये प्लेज के अंदर स्टॉक कैरेक्टर होता है, ठीक है। उससे फाइंड्स अ वार्म वेलकम अमंग हिज मॉन्यूमेंट्स ऑफ वैनिश वेस्ट, अब ये जो यहाँ पे इंटेलिजेंसी के जो मॉन्यूमेंट्स है जो वैनिश्ड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो बुद्धि की जो क्वालिटीज है जो वैनिश हो चुकी है या जो लुप्त हो चुकी है या जो डिमिनिश हो चुकी है, ठीक है, उनका यहाँ पर बहुत ही वार्मनेस के साथ वेलकम किया जा रहा है। यानी कि जो शेडवेल है उसको यहाँ पे पोएट ने एक डल पोएट बोला है, तो जो डल पोएट्स है उनका यहाँ पे बहुत ही वार्मनेस के संग वेलकम हो रहा है, ऐसा वो बता रहे हैं। दिस इज द वेरी सेम वेल नोन प्लेस वेयर फ्लेक्नो डिजाइन शेडवेल्स थ्रोन, ये बिल्कुल जगह वैसी ही जगह है जहाँ मतलब जो रिचर्ड फ्लैक्नो है उन्होंने शेडवेल के थ्रोन के लिए जो जगह सोची है कि कहाँ उनके बेटे का राज्याभिषेक होगा, ये जगह बिल्कुल वैसी ही है। मतलब इस डल प्लेस को शेडवेल की थ्रोन से कंपेयर किया गया है, यानी शेडवेल का थ्रोन ऐसी जगह होगा। लॉन्ग अगो डेकर, अब यहाँ पे जो डेकर है वो थॉमस डेकर के लिए यूज हुआ है, जो कि एलिजाबेथन के इंग्लिश एलिजाबेथन के ग्रेट ड्रामेटिस्ट हुए हैं।
Long ago, Dekker prophesied that a mighty prince would reign over this heap. बहुत पहले थॉमस डेकर ने प्रोफेसाइज किया है कि इस मलबे के ढेर के ऊपर एक कोई राजा जो है या जो प्रिंस है वो यहाँ राज करेगा. A prince born to be a scourge to wit and a whip to understanding. एक ऐसा राजा जो कि मतलब जो डेकर है उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि एक ऐसा राजा जो बुद्धि को कुचलने और समझ को कोड़े मारने के लिए पैदा हुआ होगा. यानी कि जो बुद्धि को जो विटी बातें होती है उनको नहीं सुनेगा, जो इंटेलिजेंस या जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें होती है उनको नहीं सुनेगा, बल्कि उनको रुइन करेगा, उनको समाप्त करेगा, उनको खत्म करेगा. द प्रिंस पैन विल immortalize miser, comedians and hypocrites. और इस प्रिंस के द्वारा जो माइजर्स यानी कंजूस हैं, जो कॉमेडियंस यानी कि जो हास्य जो लिखते हैं, ठीक है, हास्य कलाकार जो होते हैं, ठीक है, और जो हिपोक्रेट्स यानी कि जो पाखंडी होते हैं वो, और साथ में एज वेल एज entire families of the Remnants and clans of Bukreshi. और जो बुक्रेसी और रेमेंट्स के जो परिवार है इन सब को, यानी कि जो जितने भी डल, हिपोक्रेट्स, कॉमेडियंस, माइजर हैं, उन सब को जो प्रिंस है वो इमोर्टलाइज यानी कि अमर कर देगा. अब यहाँ पे जो रेमेंट्स हैं ये कैरेक्टर है शेडवेल के अंदर. एक ह्यूमरिस्ट कैरेक्टर है रेमंड, बुक्रेसी एंड लॉन्गविल. ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स जो प्ले है द वर्चुओसो, उसके अंदर कॉमिक कैरेक्टर्स है, वहां से उनको कंपेयर किया है यहाँ पे कि ये कॉमिक मतलब टोटल मिला के इस पूरे पैराग्राफ के अंदर पोएट ये कहना चाह रहा है, डॉन ड्रैडन ये कहना चाह रहा है कि जो ये प्रिंस है, जो मतलब ये जो शेडवेल है, ऑब्वियसली खुद डल है, खुद अनइंटेलिजेंट है, खुद अनविटी है, तो ये कॉमेडियंस, माइजर्स, हिपोक्रेट्स और जो कॉमिक कैरेक्टर्स है इनको अमर कर देगा, और जो विटीनेस है उसको खत्म कर देगा, उसको वैनिश कर देगा.
लेट्स स्टार्ट लाइन नंबर 134 to 163। जो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है, द सायर देन shook the honors of his head but let no alien sadly interpose तक। Now in this stanza what the poet is saying, the poet is saying Flecknoe his forehead damp with sweat from his forgetfulness shake his head scattering drops onto his son। अब जो फ्लैक्नो है वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बार बार चीज़ें अपने भूल जाता है, तो उसके डैम्पनेस के कारण उसके फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा स्वेट आ गया है। अपनी फॉरगेटफुलनेस के कारण, अपने डम्पनेस की वजह से उसके जो फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है। तो वो उस स्वेट में अपना, मतलब उस स्ट्रेस में अपना सर हिलाता है, सर को शुक करता है, तो उसके पसीने की बूंदें उसके बेटे के सर पर गिर जाती है। He stands there in a prophetic mood and declares that heaven will bless his son and that he will reign from Ireland to Barbados. His reign will have no end and will be greater than his father's। अब यहाँ पे जो फ्लैक्नो है वो एक प्रोफेटिक मूड, यानी कि प्रोफेसी करने के मूड में खड़ा है। वो प्रोफेसी करना चाहता है और प्रोफेटिक मूड में खड़े होकर वो एक डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा करता है कि स्वर्ग भी जो है उसके बेटे को ब्लेस करेगा, आशीर्वाद देगा, और उसका बेटा जो है वो आयरलैंड से लेके बारबोडस तक राज करेगा, और उसका जो रेन टाइम पीरियड है या जो उसका शासन काल है वो अनंत होगा। और यहाँ तक कि जो उसका बेटा है वो उसके जो फोर फादर्स हैं या जो उनके पूर्वज हैं उनसे भी महान होगा। तो इस पैराग्राफ, इस पार्ट के अंदर जो मैक फ्लैक्नो है वो अपने बेटे को की तारीफ कर रहा है, उसके लिए एक पॉजिटिव भविष्यवाणी कर रहा है। फ्लैक्नो पॉजेज फॉर द पीपल टू से आमीन। अब जो फ्लैक्नो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है ताकि लोग जो है, क्योंकि उसने एक पॉजिटिव बात कही है तो उसके लिए आमीन कहें। He continues praising his son for still progressing in shamelessness and ignorance। अब जो फ्लैक्नो है वो कंटिन्यू अपने बेटे की तारीफ करता जा रहा है कि उसका बेटा लगातार शेमलेसनेस एंड इग्नोरेंस के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे उसकी अपने बेटे की अज्ञानता और निर्लजता के अंदर वो कंटिन्यूस प्रोग्रेस कर रहा है, को लगातार बढ़ा रहा है, वो इसकी तारीफ कर रहा है। Other may learn success, but from Fleckney, Shadwell has learned without the pangs of birth and without fruitless toil। जो फ्लैक्नो है वो कहता है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो अपनी सफलता से सीख लेते हैं, मतलब कुछ काम करते हैं, कुछ लेबर करते हैं, फिर वो उसके अंदर सक्सेस होते हैं तो उससे वो कुछ लर्न करते हैं या सीखते हैं। लेकिन उसका जो बेटा है शेडवेल, उसने बिना कोई मतलब पीड़ा ली हुए, जैसे होता है ना कि जैसे आप जब तक पैंग्स ऑफ बर्थ यानी कि आप जन्म की पीड़ा नहीं लेते तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है। उसने बिना उस पीड़ा को सहन किए, व्यर्थ के परिश्रम के बिना ही उसने सफलता को सीखा है या सफलता हासिल की है। नो वन विल अक्यूज शेडवेल ऑफ द लेबर ऑफ विट। यहाँ पे फिर फ्लैक्नो कहता है कि कोई भी शेडवेल को लेबर ऑफ विट यानी कि विट, यहाँ पे लेबर ऑफ विट से मतलब है कि आप इतने स्मार्ट होते हो, इतने इंटेलिजेंट होते हो कि आप उसको यूज करके लोगों पर व्यंग्य कर सकते हो। तो कोई भी इस चीज के लिए, मतलब व्यंग्य करने में स्मार्ट होना या व्यंग्य करने में इंटेलिजेंट होगा, वो इसके लिए कोई भी शेडवेल को अक्यूज नहीं करेगा। Others like George, who comes onto the stage, and his characters Dorimant, Cooley, Fopling, and Cookwood try to charm the audience। जॉर्ज जैसे जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो जब मंच पर आते हैं या जब वो स्टेज पर आते हैं तो वो और उनके साथ जो उनके जो अदर कैरेक्टर्स हैं जैसे डोरीमन, कोली, फॉपलिंग और कुकवुड, वो सारी ऑडियंस को अपने चार्म से बाउंड स्पेल कर देते हैं, यानी मंत्र मुग्ध कर देते हैं। Shadwell fools will always defend him and his lack of understanding। लेकिन जो शेडवेल है, जो शेडवेल के जो पात्र हैं या जो उसके जो कैरेक्टर्स हैं, वो अपनी नासमझी से और अपनी बेवकूफ़ी से हमेशा ही उसका बचाव करते हैं। यानी कि जो शेडवेल के जो कैरेक्टर्स वो इंट्रोड्यूस करता है, उसके जो फुल कैरेक्टर्स होते हैं वो उस अपनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अदर्स शुड ट्राई टू इमिटेट हिम, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी शेडवेल की नकल करने की कोशिश करनी चाहिए या शेडवेल के जैसा बनना चाहिए। एंड दस बिकम नॉट जस्ट कॉपीज बट हिज ओन ऑफस्प्रिंग।
उनको जो दूसरे लोग हैं उनको इस तरीके से शेडवेल की नकल करनी चाहिए कि न केवल वो उसके जैसे बनेंगे बल्कि वो शेडवेल की ही संतान बन जाएंगे। मतलब आप कहते हैं ना कि किसी भी फादर का जो बेटा होता है वो बिल्कुल उसकी शेडो होता है या बिल्कुल उसके जैसे गुण उसमें होते हैं। तो जो फ्लैक्नो है वो दूसरे लोगों को ये सजेस्ट कर रहा है कि वो शेडवेल को इतना कॉपी करें कि वो उसके जैसे नहीं बल्कि उसकी संतान ही बन जाए। All witty men should be like Shadwell, differing only name। और फिर यहाँ पे जो फ्लैक्नो है वो ये भी कह रहा है कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनको शेडवेल के जैसा होना चाहिए। जब वो शेडवेल के जैसे हो जाएंगे तो सिर्फ नाम डिफरेंट होगा। यानी अगर जो दूसरे लोग हैं अगर वो शेडवेल को जैसे कॉपी कर रहे हैं तो वो शेडवेल के जैसे ही होंगे लेकिन उनका नाम सबका अलग अलग होगा। Care must be taken not to let strangers like Sedley introduce wit into prose। अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि सैडले जैसे अजनबी जो प्रोज के अंदर जो सैडले, फर्स्ट ऑफ ऑल सैडले कौन है? सैडले का पूरा नाम है चार्ल्स सैडले जो कि ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट है। उसने जिस तरीके से अपने प्रोज लिखे हैं उसके अंदर आप ना कॉमेडी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। उसमें हम क्या बोलते हैं ना, सटायर इंट्रोड्यूस किया, सटायर को इमर्ज नहीं कर सकते। उसी तरीके उसमें हमें मतलब इमर्ज नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप शेडवेल से इंटेलिजेंसी की उम्मीद करते हो तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम पोएम के लास्ट की तरफ आते जा रहे हैं। अभी हम पोएम की कुछ जो लास्ट लाइन है उनको देखते हैं। टू लार्ड विथ विट दाई हंगरी इप्सम प्रोज से लेकर विथ डबल पोर्शन ऑफ हिज फादर्स आर्ट, यानी कि लाइन नंबर 164 से लेकर 217 तक के अंदर क्या कहा है पोएट ड्राइडन ने। ड्राइडन यहाँ पे कहते हैं फ्लैक्नो टेल्स शेडवेल टू ट्रस्ट हिज डल नेचर। यहाँ पे पहले पोएम की लाइंस में डेप्थ में जाने से आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे इन लाइंस के अंदर पोएट जॉन ड्राइडन ने बेन जॉनसन की विटी नेचर और रिचर्ड फ्लैक्नो की और शेडवेल की जो फुलिश नेचर या जो डल नेचर है उसको कंपेयर किया है। और हमें ये बताया है कि वो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर बार बार शेडवेल को और रिचर्ड फ्लैक्नो के थ्रू शेडवेल को वो ये मोटिवेट कर रहे हैं दैट कि शेडवेल को अपनी फुलिश और डल नेचर की जो राह है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और जो बेन जॉनसन है वो चाहे उसे कितनी भी इंटेलिजेंसी वाली बातें करें, कितना भी उसको इंटेलिजेंट वर्क करने के लिए मोटिवेट करें या उसको बताएं, उनको उसकी नहीं सुननी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी बता दिया कि बेन जॉनसन जो एक इंटेलिजेंट विटी राइटर है और जो शेडवेल और रिचर्ड फ्लैक्नो टाइप्स के हैं वो बहुत ही डल राइटर्स हैं। तो यहाँ पे पोएट ही कहता है, जॉन राइडन ही कहते हैं कि फ्लैक्नो टेल शेडवेल टू ट्रस्ट हिज डल नेचर, कि जो फ्लैक्नो है, जो फ्लैक्नो शेडवेल से कहते हैं कि शेडवेल को अपने डल नेचर पे ट्रस्ट रखना चाहिए, यानी कि उसको अपनी इस डल नेचर वाली क्वालिटी पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। एंड व्हेन ही डज, और जब वो ऐसा करते हैं, यानी जो शेडवेल जो है जब वो रिचर्ड फ्लैक्नो की बात मानते हैं और अपने डल नेचर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो सर फॉर्मल्स आर्ट ऑफ स्पीच विल बी योर्स। अब ये जो सर फॉर्मल है ये शेडवेल का ही एक कैरेक्टर है जो कि उन्होंने द वर्चूसो के अंदर क्रिएट किया है। मतलब वर्चूसो के अंदर उन्होंने सर फॉर्मल करके एक कैरेक्टर जिसने एक अच्छी स्पीच दी है मतलब सर फॉर्मल के अंदर एक आर्ट ऑफ स्पीच है, तो वो आर्ट ऑफ स्पीच फिर शेडवेल की हो जाएगी। एंड इट विल एड इज पेन, और फिर ये जो क्वालिटी है वो उसके पेन के साथ ऐड हो जाएगी, यानी कि उसकी एक और क्वालिटी बढ़ जाएगी। He hopes no false friends will mislead him by using Ben Johnson's name। फिर यहाँ पे पोएट ही कह रहा है कि वो ऐसी मतलब उम्मीद करता है यहाँ पे वो कि कोई भी ऐसा उसका जो झूठा जो फ्रेंड होगा वो बेन जॉनसन का नाम लेके उसे फूल नहीं बनाएगा। यानी कि कोई भी उसे ये नहीं कहेगा कि तुम बेन जॉनसन की जैसे विटी पोएम्स लिखो या विटी वर्क करो या बेन जॉनसन का जैसा लिखो। He should only listen to his father and अंकल ऑग्लीबी, और उसको शेडवेल जो है वो सिर्फ अपने पिता यानी रिचर्ड फ्लैक्नो की और अपने अंकल ऑग्लीबी की ही बात सुननी चाहिए। Flecknoe insists that Shadwell remember that he is one of his blood and that Johnson has no part in him। अब यहाँ पे फ्लैक्नो जो है वो इंसिस्ट करके शेडवेल को याद दिलाते हैं, मतलब उसको शेडवेल को जोर देके याद दिलाते हैं दैट कि शेडवेल के अंदर मेरा ब्लड है, ठीक है। यानी कि शेडवेल को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो रिचर्ड फ्लैक्नो का खून है और बेन जॉनसन का उनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो शेडवेल है वो बेन जॉनसन से का पार्ट नहीं है या के साथ नहीं है या उनसे एसोसिएट नहीं है।
फॉर वॉट शेयर वी हैव वी इन नेचर और इन आर्ट। यहाँ पे जो पोएट रिचर्ड फ्लैगनर वो कह रहे हैं कि इस प्रकृति से या इस कला में हमारा क्या योगदान है या हमारा क्या हिस्सा है या हमें क्या उसमें हमने कंट्रीब्यूट किया है, मतलब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जॉनसन नेवर गेट्स एंग्री एट विट ही डजंट अंडरस्टैंड। और बेन जॉनसन जो है ना, वो कभी भी उस हादसे पर क्रोधित नहीं होते जो उन्हें नहीं समझ पाता, जिसे वह समझ नहीं पाते। यानी जो चीज उनकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती है वो उस पर कभी भी कॉमेडी ये मतलब उस कॉमेडी पे कभी वो गुस्सा नहीं होते हैं। ही डजंट हैव प्रिंस निकेंडर और साइकी और प्रॉमिस अ प्ले एंड डिलीवर अ फार्स इंस्टेड। He floats on smooth waters while Shadwell sings। अब यहाँ पे जो प्रिंस निकेंडर और जो फ्लॉन्टर यूज हुआ है ये भी शैडवेल के जो प्ले है या जो पोएम है साइकी के कैरेक्टर्स हैं, और जो फ्लॉन्टर है वो लंदन के एरिया की बात हुई है। ठीक है, तो अब ये जो लास्ट की 2 लाइन्स है इसके अंदर पोएट ये कह रहा है कि जो ये प्रिंस निकेंडर या जो साइकी मतलब जो पोएट वो कह रहा है कि वो जो बेन जॉनसन है वो प्रिंस निकेंडर या साइकी नहीं है, ना ही उन्होंने किसी प्ले के अंदर ये प्रॉमिस करके उसको बदलने की कोशिश की है। वह उस शांत जल की तरह है, और मतलब जैसे जल जो होता है जब वो ठहराव में होता है तो वो शांत होता है, उसकी सतह शांत होती है। लेकिन जो शेडवेल है वो उस जल के अंदर यानी कि उस स्टूबिडिटी के अंदर, उस डलनेस के अंदर डूबते चले जाते हैं, तो वो उसकी सतह तक चले जाते हैं। Flankno remind his son that this is his place, his way. He has the opportunity to add new humor to his play and wallow his dullness. अब यहाँ पे जो फ्लैक्नो है, रिचर्ड फ्लैक्नो, वो अपने बेटे शेडवेल को ये याद दिलाते हैं कि यही उसकी जगह है और यही उसका तरीका है। यानी कि दिस इज द वे हाउ द पोएट शेडवेल राइट, यही तरह शेडवेल का तरीका है जिस तरीके से उसने अपना वर्क कंपोज किया है। वह अपने प्ले में कभी भी कॉमेडी जोड़ने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर उसको डलनेस उसके वर्क्स में से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही वो तरीका है जिससे उसको अपने डलनेस में हमेशा डूबे रहने का मौका मिलता है। शेडवेल मे बी अ लार्ज हैवी मैन विद अ बिग बेली। अब यहाँ पे जॉन राइडर ने थोड़ा सा शेडवेल का फिजिकली भी मजाक उड़ाया। उन्हें कहा है कि शेडवेल एक बहुत ही बड़ा भारी भरकम बिग बैली वाला इंसान था, है ना, इंसान हो, लेकिन बट हिज प्लेज नेवर बाइट और ऑफेंड। लेकिन उनके जो प्ले होते हैं वो कभी भी ऐसे सटायरिकल नहीं होते जो किसी को बुरे लगे या किसी को चुभे या किसी को नुकसान पहुंचाए। Even if there is a poison in his heart, it dies as soon as he touches his Irish pen। भले ही यहाँ पे पोइट जॉन राइडन ये कह रहा है कि भले ही उसके दिल में पॉइजन हो, लेकिन जैसे ही वो अपने आयरिश कलम को छूता है, यानी कि जैसे ही वो अपने विचारों को पेन डाउन करना स्टार्ट करता है, लिखना स्टार्ट करता है, तो वो जो मेलिशियस थॉट उसके मन में है वो सारे उसी समय मर जाते हैं। यानी कि शेडवेल चाहे भी तब भी वो ना तो बहुत अच्छी कॉमेडी लिख सकता है या ना बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल तरीके से किसी पे सटायर कर सकता है, क्योंकि वो जैसे ही लिखना स्टार्ट करता है वो डल और मोनोटोनस वर्क ही लिख सकता है। तो पोएट ये कहता है कि चाहे शेडवेल कोशिश भी करे तब भी वो इंटेलिजेंट वर्क या इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं लिख सकता है। जैसे कि अब अपने पोएम बिल्कुल एंड पे पहुंच गई है, तो एंड का जो डिस्क्रिप्शन है लास्ट की कुछ लाइंस का वो इस प्रकार है। पोएट यहाँ पे जॉन राइडन पोएट शेडवेल से कहते हैं, शेडवेल्स टैलेंट लाइज नॉट इन आयम्बिक्स बट इन सिंपल एनाग्राम्स। यहाँ पे जो आयम्बिक्स है और जो एनाग्राम्स है ये पोएम को लिखने की कुछ टेक्निक्स होती है। आयम्बिक्स के अंदर आपको एक प्रॉपरली सिलेबल, स्ट्रेच सिलेबल, नॉन सिलेबल्स और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटामीटर्स मीटर्स होते हैं उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एनाग्राम्स के अंदर आप जब सिर्फ एक वर्ड फोकस होकर उसको वर्ड को इधर उधर चेंज कर दीजिए, जैसे अगर आपने वर्ड वर्थ लिया उसको आपने आगे चेंज करके थ्रो में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरीके से आप वर्ड्स को चेंज करके आप यूज कर सकते हैं। तो पोएट ये कह रहा है, राइडन ये कह रहा है कि जो शेडवेल का जो टैलेंट है वो आयम्बिक्स में नहीं, जिसके अंदर प्रॉपरली सिलेबल, लाइंस और मीटर इन सब पे फोकस करना पड़ता है, इसमें नहीं है, बल्कि सिंपल एनाग्राम्स में है, यानी शब्दों को इधर उधर करके यूज करने में है। तो शेडवेल को इस पे फोकस करना चाहिए। फ्लैक्नो एडवाइजेस दैट ही शुड नॉट वरी अबाउट प्लेज। फिर फ्लैक्नो जो है शेडवेल को एडवाइस कर रहा है कि उसको प्ले की चिंता नहीं करना चाहिए कि भाई मतलब प्ले कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना चाहिए। इंस्टेड ही शुड फोकस ऑन द एक्रोटिक्स,
बल्कि जो शैडवेल है उसको एक्रोटिक्स पे फोकस करना चाहिए। एक्रोटिक्स एक वही कविता पोयम लिखने की स्टाइल होती है जिसके अंदर जो पोयम की जो फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट लेटर होता है या जो फर्स्ट अक्षर होता है वो एक स्पेशल तरीके से किसी उस पोयम के नाम को या एक मैसेज को दर्शाता है। और हर पंक्ति के अंदर हर लाइन के अंदर आमतौर पे जो वो पोयम का जो मैसेज सेंटर वर्ड है वो बार बार उससे संबंधित ही पोयम चलती है। मतलब जैसे अगर आपने लिखा आपका टाइटल है सूर्य तो आपकी जो लाइनें होगी उसके अंदर वो सारी जो पोइटिक लाइन है वो सूर्य के चारों ओर ही चलेगी। इन दोज ही कैन बिकेम फेमस एंड ट्विस्ट वर्ड्स इन 1,000 ways, क्योंकि अगर वो एनाग्राम्स और एक्रोटिक्स में लिखता है तो वो बहुत जल्दी फेमस हो सकता है और वो हजारों तरीके से वर्ड्स को ट्विस्ट करके अपनी पोयम बना सकता है। If not those, then perhaps song set to the lute. अगर वो ये नहीं करता है कि मतलब हजारों तरीके से पोयम वर्ड्स को तोड़ मरोड़ कर या एनाग्राम्स की सिंपल तरीके से स्पेलिंग में चेंज करके अपनी पोयम बनाई जाए, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको शायद ल्यूट जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर उसको फिर शायद सॉन्ग्स को बजाना चाहिए या सॉन्ग्स की रचना करनी चाहिए। As Flecknoe speaks, his words are carried away on the wind as Brucey and Longville lay their trap. अब यहाँ पे जैसे रिचर्ड फ्लैकनो कहते हैं कि उनके शब्द उस तरीके से हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि ब्रूस और लॉन्गविला अपना जब जाल बिछाते हैं तो फ्लैकनो उसमें गिरता है और अपना जो बड़ा सा रोब है वो पीछे छोड़ देते हैं। एंड लिफ्टेड बाय फ्लॉन्टीज, और जो फ्लॉन्ट करने वाले जो है उनके द्वारा वो लबादा या जो क्या बोलते हैं वो चीज जो फ्लॉन्टीज एक जगह का नाम है लंदन के एक एरिया जहाँ पे जो कि शैडवेल जैसे ही लोग रहते हैं या जो रिचर्ड फ्लैगनो के फॉलोअर्स जैसे लोग रहते हैं वो फिर उसको उठा लेते हैं। एंड द रॉब लैंड्स ऑन द सन हु हैज ट्वाइस हिज फादर्स शेयर ऑफ अर्थ। और फिर ये जो हवा के कारण या जो गैस के कारण उठा हुआ बड़ा सा रॉब है उसके नीचे वो उनके बेटे के ऊपर जा गिरता है जिसके पास अपने पिता की कला का फिर दुगुना हिस्सा पहुंच जाता है, यानी कि वो अपने पिता से भी 2 गुना ज्यादा अपने पिता जैसे ही वर्क आर्ट के मास्टर हो जाते हैं, यानी डलनेस के वो ग्रेट किंग बनने के लायक हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस ऑन योर ओन चैनल यू मी और इंग्लिश के ऊपर। बच्चों ये थोड़ी सी लंबी पोएम है, थोड़ा सा इसके अंदर टाइम ज़्यादा हो गया है, बट लेकिन आप इस पोएम को आपके सिलेबस में जो लाइंस मेंशन्ड है आप उन्हीं के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने पूरी लॉन्ग पोएम का वीडियो बना दिया ताकि हमने ऑडियो बना दिया ताकि किसी को भी अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक कोई सी भी लाइंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको हमारे पोएम्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। हमारी पोएम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको और किन पोएम्स पे एक्सप्लेनेशन के वीडियोस चाहिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।